गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये एक नया यूनिट है और बहुत सारी इसकी उपयोगिता जो है नेट वगैरह और गेट वगैरह के एग्ज़ाम में हो जाएगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, और आगे भी इसका रिसर्च फील्ड में आपके टॉपिक से आपके पेपर से रियल एनालिसिस से काफ़ी कुछ यूज़ होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जानने से पहले हम लोग सबसे पहले तो सीक्वेंस और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दो चीज़ों को जानेंगे। मैं डिफिनीशंस और एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो कर दूंगा, उसके बाद एक पीडीएफ फॉर्म में मैं नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जहाँ तक आप सीक्वेंस के बारे में परिचित हैं, सभी लोग सीक्वेंस जो है बीएससी 2 से पढ़ते आते हैं, तो सीक्वेंस के बारे में बताया क्या जाता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और जो को डोमेन होता है वो एनी नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एंड सीक्वेंस इज ए मैपिंग फ्रॉम एफ सच दैट n टू x। ठीक है, सीक्वेंस एक प्रकार की मैपिंग होती है नेचुरल नंबर से किसी नॉन एम्प्टी सेट में। ठीक है, ये नेचुरल मतलब इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होता है, और को डोमेन जो होता है वो एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहां पर आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है ये। ठीक है, यहां पे जो करस्पॉन्ड करेगा दिस इज नोन एज f1, दिस मैपिंग इज f of 2 and this mapping is f of 3. ठीक है, डॉट 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 दिस मैपिंग इज f of n। ठीक है, आप सिंबॉलिकली इसको डिनोट कर दे रहे हैं, आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं fx या fn इज इक्वल टू xn। ठीक है, फॉर एवरी n इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो करस्पॉन्ड करेगा दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, this is x4, sorry xn। ठीक है, and now the pair this is xn, n is equal to 1 to infinite, definitely contained in x, and this collection is known as sequence in x। तो इस पूरे कलेक्शन को आप लोग कहते हैं सीक्वेंस इन एक्स, और जो इसके टर्म्स होंगे x1, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज x1, this is x2, this is x3 dot 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 xn dot dot dot, and x1 x2 x3 is known as the element of the sequence। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर से किसी नॉन एम्प्टी सेट में जो करस्पॉन्डेंस होता है, जो फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आपने मैपिंग ले लिया नेचुरल नंबर से, दिस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आपने यहाँ पे n टू n ले लिया। ठीक है, और मैपिंग ले लिया fn इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मीन्स 1 2 3 डॉट 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 डॉट, दिस इज नोन एज द सीक्वेंस इन नेचुरल नंबर। ठीक है, आप एक दूसरा ले सकते हैं, दिस इज fn इज इक्वल टू 1 बाई n। ठीक है, यहां पर ये जो मैपिंग होगी वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में होगी, तो यहां पे 1 अपॉन n, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसके जो आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 1 बाई 2 1 बाई 3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज नोन एज द अगेन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर में करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बीएससी 2 से आप फैमिलियर हैं। ठीक है, अब हम जो दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी के बैकग्राउंड में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में भी, उसके कन्वर्जेंस के
उसके कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अगर हम लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बोलें, दिस इज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई सीक्वेंस है n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, या फिर आप जिससे फैमिलियर है दिस इज xn या an, कुछ भी दे सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये कोई एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर कहने का मतलब कि जो इसका आउटपुट है वो रियल नंबर से, मतलब जो मैपिंग है f फ्रॉम n टू r है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। हम कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस xn किसी रियल नंबर l पर कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है आपके सामने कि दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer capital N such that mod of xn minus L is less than epsilon provided n is greater than or equal to capital N। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैं एग्जाम्पल से इसे कोरिलेट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर आप इसका सिंपल फंडामेंटल डिफिनीशन देखें तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि xn कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, वो किसी पॉइंट l पर कन्वर्ज करता है। तो इसका ये मतलब है कि हर एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा इंटीजर n मिले, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that mod of xn minus L is less than epsilon for every n is greater than or equal to capital N। ठीक है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि mod of x अगर less than a है तो इसका मतलब होता है कि x लाई करता है प्लस a और माइनस a के बीच। ठीक है, तो हम यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन, दिस इज xn माइनस L एंड दिस इज एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करें, दोनों साइड में हम L को ऐड कर दें। तो जब L ऐड करेंगे तो L माइनस एप्सिलॉन, दिस इज xn, दिस इज L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, अगर हम यहां से बात करें तो यहां से हम बोल सकते हैं xn बिलोंग करता है ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है कि अगर कोई सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट L पर कन्वर्ज करता है, तो इसका ये मतलब है कि इस L के अलोंग मिलने वाला नेबरहुड इस सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म को कंटेन करना चाहिए। बहुत सारे में टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे ये कंडीशन लगा हुआ है कि अगर इस n की वैल्यू इस कैपिटल N से बड़ी होती है तो वो इस सीक्वेंस के टर्म इस L के अलोंग मिलने वाले नेबरहुड के अंदर बिलोंग करते हैं, क्योंकि L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन जो है वो L का नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बिलोंग करेगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपने स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n ले लिया, लाइक दिस इज x n प्लस 1 x n प्लस 2, इससे पहले भी तो टर्म रहे होंगे x n माइनस 1, लेकिन इसके पहले के टर्म इस नेबरहुड के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद के जितने भी टर्म हैं वो इस नेबरहुड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इस नाते आप कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस जो है L के ऊपर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल लें तो आपको और चीजें जो है रियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें 1/n की, तो आपको पता है कि 1/n n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये डेफिनेटली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, आपको पता है कि ये निश्चित तौर पर 0 पे कन्वर्ज करता है। यू नो दैट 1/n इज द convergent sequence, it is always converges to 0 as n tending to infinite, because इसका मतलब क्या होता है इस वाले का
एक्सएन कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ हम यहां पे देखें, इसको समझने का प्रयास करें अपने इस डिफिनीशन को। तो सबसे पहले तो हम एक रियल लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहां पर हम बोलें कि अगर हम इसको ओपन करें तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कहीं 1 हो गया, ठीक, और ये कहीं 0 हो गया। ठीक है, आप जब दूसरा पॉइंट ले रहे हो तो 1/2 ले रहे हो, तीसरा पॉइंट ले रहे हो तो 1/3 ले रहे हो। ठीक है, और चौथा पॉइंट ले रहे हो तो 1/4 ले रहे हो। ठीक है, फिर ऐसे आप आगे बढ़ रहे हो तो 1/5 ले रहे हो, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, दिस इज अगेन आगे बढ़ रहे हो तो 1/6 ले रहे हो। ठीक है, ऐसे आप, ये 0 है। ठीक है, इस 0 के अलोंग जो नेबरहुड बनाओगे बहुत स्मॉल, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इतना स्मॉल जो है एक रियल नंबर है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, सपोज दैट हमने कैपिटल एन की वैल्यू को ले लिया, कैपिटल एन की वैल्यू को ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 10 लाख। ठीक है, और क्लेम किया कि स्मॉल एन की वैल्यू इससे बड़ी या इसके बराबर हो जाए। तो आप जरा खुद रियलाइज करिए कि जब आप ऐसा करेंगे तो 1 अपॉन दिस इज 1 1 2 3 4 5। ठीक है, और -0 का आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो निश्चित तौर पर ये किसी फिक्स एप्सिलॉन से ऑलवेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोलें तो इस नेबरहुड के अंदर ये 1/1 2 3 4 5 अंदर बिलोंग करना शुरू हो जाएगा। अब किसी ने n की वैल्यू इससे ज्यादा ले ली तो वो भी इस नेबरहुड के अंदर इंटर होना हो जाएगा, और उस टर्म और उस 0 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही नगण्य हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि 1/n निश्चित तौर पर कहां कन्वर्ज करने का प्रयास कर रहा है, 0 पे। हम क्यों नहीं ऐसा कह रहे हैं कि 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि 1 पे कन्वर्ज का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब इसके अलोंग आप नेबरहुड बनाएंगे तो वो इस सीक्वेंस के 1 को छोड़कर किसी और टर्म को कंटेन करने के लिए अपने पास कैरेक्टर ही नहीं रखता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये 1 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जो किसी बिंदु L के ऊपर कन्वर्ज करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए जहां पर मॉड ऑफ xn माइनस l का जो डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कि इस L के अलोंग मिलने वाला नेबरहुड इस सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म को अपने अंदर क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें सब समझ में आई होंगी। और एक रिजल्ट है बीएससी का कि ए सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है किसी बिंदु पर, तो उस प्रकार के सीक्वेंस को आप लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको रियलाइज हो रही होंगी, और ये चीजें आपने जो है अपने पीछे के क्लासेस में भी स्टडी की हुई है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे अपने मेन टॉपिक पे जा रहा हूं कि फंक्शन ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। ये 3 चीजें आपके सिलेबस में है जिसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारी बातें करनी है, और हम कोशिश करेंगे कि इन बातों को कंपाइल किया जाए। ठीक है, तो अगर हम यहां पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करें, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो बहुत सिंपल सी बात है कि फंक्शन का सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है कि सीक्वेंस का फंक्शन बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, ई जो है एक सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, स्मॉल एन जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, स्मॉल एन नेचुरल नंबर है। लेट आपने एक मैपिंग ले लिया एफएन सच दैट ई टू आर, ठीक है, देन दिस इज एफएन यक्स एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है,
here x belongs to E is called a sequence of function define on E के अंदर डिफाइंड है, ठीक है, एंड E is said to be domain of the sequence of function and also E is called this is domain of sequence of function, ठीक है। अब जरा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हम कोई एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेने, दिस इज सपोज दैट हमने ले लिया fn x इज इक्वल टू x बाई n, सपोज दैट हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। और यहां पर हमने क्लेम कर दिया कि जो x है वो आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हमने fn x की जगह यहां 1 कर दिया होता तो ये मिलता 1 बाई n, ठीक है। अब आप n बराबर 1 ले लो तो आपको यहां से मिल जाएगा f1, ठीक है, f1 की वैल्यू 1, 2 ले लो 1 बाई 2, 1 बाई 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसी प्रकार से यहां से आपने fn 1 बाई 2 ले लिया, ठीक है, तो 1 बाई 2 कर दिया तो यहां पे 1/2n, दिस इज अगेन 1 बाई 2, 1 बाई 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आप सीक्वेंस का फंक्शन बना दे रहे हैं, मतलब आप x e के r के ऊपर रन करा रहे हैं तो एक टर्म मिला और फिर n को नेचुरल नंबर के ऊपर रन करा जाइए तो इस तरह आपसे सीक्वेंस का क्या मिल जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा। और ये जो कलेक्शन कहलाएगा वो उस करस्पॉन्डिंग e के अंदर क्या कहलाएगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या किसी बिंदु पे कन्वर्ज करेंगे। दूसरा प्रश्न ये कि अगर हम x में चेंज कर रहे हैं, मतलब अगर हमने x1 ले लिया तो ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में तो टर्म पहले से ही फिक्स रहता था, यहां पर x भी रन कर रहा है और n भी रन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप x में चेंज करें तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी और बिंदु पे कन्वर्ज करे, और आपने x को चेंज कर दिया तो हो सकता है कि कहीं और कन्वर्ज करे, या हो सकता है कि न भी कन्वर्ज करे। तो ये बहुत सारा प्रश्न उठता है दिमाग में कि हम इस चीज को कैसे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के कन्वर्जेंस से क्या सेंस समझते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहां पे डिस्कस करना होगा। लेकिन जहां तक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात है तो E कोई सबसेट ऑफ R है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है स्मॉल n, fn E टू R में एक मैपिंग है, तो ये जो कलेक्शन होगा ये इस करस्पॉन्डिंग E के अंदर सीक्वेंस ऑफ क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, और जो E होगा वो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से तात्पर्य है, ठीक है। अब हम जरा सोचें कि इसके कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो यहां पर ये जरूरी चीज है कि इसके कन्वर्जेंस को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो यहां पर अब मैंने अभी वर्बली बोला कि अगर आपने x को चेंज कर दिया तो ये सीक्वेंस किसी लिमिट पर कन्वर्ज कर सकता है, फॉर सम अदर x के लिए ये सीक्वेंस किसी और बिंदु पे कन्वर्ज कर सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने यहां पर x को चेंज कर दिया तो ये किसी बिंदु पे कन्वर्ज ना करता हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठने चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप यहां पे देखें तो ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगा, आप हाफ ले लीजिए तब भी 0 पे कन्वर्ज करेगा, 1/3 ले लीजिए तब भी ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहां पे हमें सोचने की जरूरत है, ठीक है, तो जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपका सीक्वेंस जो है fn, ठीक है, fn जो E टू R में है, E टू R में है, ये सीक्वेंस किसी रियल नंबर Lx पे कन्वर्ज करता है। Lx लिखने का तात्पर्य हमारा क्यों है, क्योंकि हम x को चेंज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम यहां पे क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमने यहां पे क्लेम किया कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
this is Fn x is equal to Lx. Here x belongs to E. x belongs to E. अब इसका सेंस क्या निकलता है? let epsilon greater than 0 be a given. भाई कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो डिफिनीशन होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n x which is greater than 0, which is greater than 0 such that mod of Fn x minus Lx is less than epsilon provided small n is greater than or equal to nx. ठीक है, and here small x is belongs to E. बहुत सिंपल सी बात है भाई, आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जब डिफिनीशन देते हैं तो वहां पर भी यही बात कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए जहां पर इन दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए और स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी। लेकिन चूंकि x के परिवर्तन के अनुसार ये इसकी कन्वर्जेंट सिचुएशन बदल सकती है, इस नाते हमने यहां पर nx इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, अब जरा सोचो यार कि ये fnx lx पे कन्वर्ज कर रहा है और lx का मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो ये जो lx होगा वो भी एक तरीके का मैपिंग होगा। वो मैपिंग आप मान सकते हैं कि यहां पर दिस इज फॉर एवरी, यहां पे आप लिख सकते हैं for every x belongs to E, we defined a mapping from E to R such that this is such that limit n tending to infinitive, this is Fn x is equal to Lx is equal to Fx and x belongs to E। ठीक है, तो ये एक यहां से अब आपके दिमाग में कंक्लूजन निकलना चाहिए कि अब हम पॉइंट वाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब पॉइंट परिवर्तन होगा तो उसके कन्वर्जेंस की सिचुएशन बदल सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बोलें तो अब यहां पे आपका डिफिनीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस इज Fn x माइनस Fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू nx एंड x बिलोंग्स टू E। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो आप बहुत सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है कन्वर्जेंट होने चाहिए। ठीक है, देखिए कन्वर्जेंट क्यों मैंने बोला, क्योंकि मान लीजिए आपने x को बदला तो आपका कन्वर्जेंट वो सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर गया। अब आपने फिर x की दूसरी वैल्यू को डोमेन के ऊपर बदला, डोमेन मतलब E के ऊपर, तो हो सकता है कि वो कहीं और कन्वर्ज करे। फिर आपने x को बदला तो हो सकता है कि वो किसी और बिंदु पे कन्वर्ज करे। ऐसे आपने फिर x को बदला तो हो सकता है वो कन्वर्जेंट ही ना हो। तो लेकिन x के हर एक परिवर्तन के अलोंग अगर वो Fn किसी न किसी बिंदु के ऊपर जो है कन्वर्ज करता है तो निश्चित तौर पर दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नोन एज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो हम कैसे इसे डिफाइन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, सॉरी, ठीक है, तो हम कैसे इसे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। एक सिंपल सी डिफिनेशन तो यही है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो किसी बिंदु के ऊपर जो है कन्वर्ज करता है तो निश्चित तौर पर सच ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नोन एज द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, लेकिन हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, जरा गौर करिएगा। हम मान लें लेट Fn x n is equal to 1 to infinite, ठीक है, be a sequence of function, this is defined on E, that is Fn is a mapping from E to R, ठीक है। Now it is said to be Fn is converges to F, and this is converges to F, this is point wise. Fn is said to be converges to F point wise, where
where f is a mapping from E to R. F is a mapping from E to R means for every epsilon greater than 0, ठीक है, there exists a positive integer nx, ठीक है। आप यहां पे nx मतलब it is a depending the choice of x, ठीक है, such that, क्या such that, this is mod of fn x minus fx is less than epsilon for every n is greater than or equal to x and for every x is the member of e, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने यहां पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया, वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट पर f पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहलाएगा अगर एप्सिलॉन के हर एक एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर nx मतलब इट इज ए चॉइस ऑफ x, व्हेनेवर यू चेंज द x देन nx कैन बी क्वाइट चेंज, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर nx जो है मिलता चला जाए जहां पर मॉड ऑफ fnx माइनस fx की वैल्यू लेस देन, सिंपली इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंस, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए और स्मॉल n की वैल्यू किसी nx से बड़ी हो जाए और जहां पे x है जो है वो e का मेंबर है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि ये fn जो है f के ऊपर कैसा कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कर रहा है, ठीक है। तो अपने दिमाग में इस बात को बहुत ट्रांसपेरेंट रखिएगा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब निश्चित तौर पर कन्वर्जेंस से है, मतलब आप जैसे जैसे x को बदलेंगे तो एक नया सीक्वेंस मिलेगा, x को किसी ने और बदला तो फिर एक नया सीक्वेंस का कलेक्शन मिल गया, वो सारे के सारे सीक्वेंस जो मिलते चले जा रहे हैं वो सब कन्वर्जेंट होने चाहिए। अगर उनमें से कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट हो जा रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो कन्वर्जेंस होगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को बहुत इत्मीनान से अपने मेमोरी में ख्याल रखिएगा कि मैंने बातों को कहा क्या। मैं बाकी नोट्स आप लोग को सिस्टमेटिक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जहां तक ई का सवाल है, ये जो ई हमने जो ई लिया है ये इंटरवल हो सकता है, क्लोज इंटरवल ए बी हो सकता है, ओपन इंटरवल ए बी हो सकता है, या सेमी क्लोज इंटरवल जो है दिस इज ए कॉमा बी हो सकता है, या फिर आपका दिस इज ए कॉमा बी हो सकता है, या फिर आपका ए कॉमा इनफाइनाइट हो सकता है। ऐसे किसी भी प्रकार का जो इसका डोमेन होगा वो इस तरह के इंटरवल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल 1 की बात करें, गौर करिएगा, तो हमने यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले लिया fn x इज इक्वल टू x बाई n, ठीक है, डिफाइन कर लिया और बोल दिया कि fn जो है वो मैपिंग है दिस इज r टू r में, r का मतलब ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। निश्चित तौर पर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और ये निश्चित तौर पर 0 पर कन्वर्ज करेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर fn 1 ले लिया होता, अभी मैंने बताया, तो 1/n हो जाता। आपने यहां पर fn 1/2 ले लिया होता तो 1/2n हो जाता। आप यहां पर fn इज इक्वल टू दिस इज अंडर x जो है √2 ले लिया होता तो दिस इज इक्वल टू √2/n। ये सब के सब 0 पर कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यहां पे बनने जा रहे हैं वो सब निश्चित तौर पर 0 के ऊपर, ये इसकी ब्यूटी है कि आप x को चेंज कर रहे हैं तो वो एक ही बिंदु पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हो सकता है इसको चेंज किया, ये 0 पे कन्वर्ज किया, हो सकता है आपने इसको दोबारा चेंज किया, ये 1 पे कन्वर्ज कर गया। बस मुद्दा ये कि ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो fn x है ये किस प्रकार का सीक्वेंस हो जाएगा, पॉइंट या कैसा कन्वर्जेंस हो जाएगा, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल यहां पे लेने का प्रयास कर रहा हूं जिसको आप चीजों को समझ सकें। नाउ वी कैन कंसीडर द अदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, दिस इज 2, दिस इज fn हमने fn ले लिया और ये डिफाइन किया -1 to +1, ठीक है। यहां पे हमने इस सीक्वेंस को ले लिया, ठीक है, r to r में, और ये डिफाइन कैसे है, fn x
इज इक्वल टू दिस इज x टू दी पावर n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द दिस इंटरवल -1 to +1। ठीक है, अब आपको यह देखना होगा कि पहली बात तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी बिंदु पे कन्वर्ज करने में कामयाब हो पा रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर हम यहां पर x इज इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में fn x की वैल्यू होगी दिस इज 1 to the power 1, दिस इज 1। ठीक है, n चाहे कितनों रन करा दो, आपको जो सीक्वेंस मिलने वाला है वो कांस्टेंट, तो निश्चित तौर पर ये कहां कन्वर्ज करेगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर हम ले लें x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, तो निश्चित तौर पर ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो वो जो आपका fn x होगा, मान लो इसके बीच a लाई करता है, तो 1/a टू दी पावर n निश्चित तौर पर ये 0 पे कन्वर्ज करेगा एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो अगर आप यहां पर इसके लिमिट्स की बात करें तो f(x) ये जो डिफाइंड हो रहा है दिस इज 1 इफ x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 if x is lying between -1 to +1, या that is x belongs to open interval 1, 1। यानी कि ये जो fn x है ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कहां कहां है, ये 1 पे कन्वर्ज करता है x के चेंज के अलोंग, और x के कुछ चेंज के अलोंग ये 0 पे। लेकिन मान लो कि x पे 1 पर ये कन्वर्ज करता, लेकिन इस नेबरहुड के अंदर वो डाइवर्जेंट हो जाता, तो आपका जो सीक्वेंस होता वो कभी भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होता। तो आपके मेमोरी में ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब कि आपका सीक्वेंस कहीं ना कहीं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी न किसी बिंदु पर निश्चित तौर पर कन्वर्जेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज आप उसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं कह पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमने एक और एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, दिस इज कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, R to R मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊं, R to R। ठीक है, और यहां पे हमने सीक्वेंस ले लिया fn x इज इक्वल टू sin nx अपॉन n, मान लिया sin nx अपॉन n, और यहां पे डोमेन ले लिया x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। आप जरा सोचो कि अगर हम किसी भी x के लिए R में, ठीक है, बिलोंग करते कोई भी x ले लो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn x इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव sin nx अपॉन n। निश्चित तौर पर यह वैल्यू 0 होगी। इसका कारण यह होगा कि मॉड ऑफ sin nx इज लेस देन 1, इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, मींस जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा +1 और -1 के बीच लाई करती है। तो इस n के अंदर या इस x के अंदर आप जो भी परिवर्तन करेंगे वो परिवर्तन तो आपको तुरंत फिक्स नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वो सदैव फाइनाइट आएगा और वो हमेशा -1 और +1 के बीच लाई करता होगा। क्योंकि अगर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा तो लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू निश्चित तौर पर फाइनाइट वैल्यू आएगी, और जैसे जैसे n को बढ़ाते जाओगे ये 0 की तरफ ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जेंट लिमिट 0 हो जाए किसी भी x के लिए, तो निश्चित तौर पर ये कन्वर्जेंट है। अब ये अलग बात है कि ये अलग अलग बिंदुओं पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, लेकिन ये कन्वर्जेंस क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को आप समझ पा रहे होंगे और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड बातें थी, और इसके साथ साथ आपने जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में भी जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को
हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा, मैं लेकिन हल्का सा आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूं। जैसे हमने फंडामेंटल डिफिनीशन लिया तो हमने कहा कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है, अब मान लीजिए कि थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर, कि ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आसान हो सके आपको समझने में। ठीक है, हमने x ले लिया e। ठीक है, अब आपने इसका डिफरेंस निकाला एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, पॉइंट वाइज की बात कर रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन और हियर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, आपने x डैश ले लिया जो e में बिलोंग करता है, तो मॉड ऑफ एफ एन एक्स डैश एफ एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एक्स डैश। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपने फिर चेंज कर दिया, x डबल डैश बिलोंग्स टू e मॉड ऑफ एफ एन एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स। अगर हो क्या कि x को आप चेंज करते जाइए लेकिन nx आपका फिक्स हो जाए, मतलब x में कोई भी चेंज हो लेकिन n केवल एक सिंगल n, क्योंकि मैंने कहा कि nx जो है वो x के चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो x की चॉइस के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी समाप्त हो जाए तो सच ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। मींस you define the concept of the uniform convergence. It is very easy. For every epsilon greater than 0 there exists a positive real number n greater than 0 such that mod of fn x minus fx is less than epsilon n is greater than or equal to capital N for every x belongs to E। मतलब इस E के ऊपर x को चाहे जैसा चेंज करो और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालने पर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए n के किसी फिक्स n के लिए, देन सच टाइप ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।